चलिए, सबसे पहले मोहम्मद मुख्तार जी, आपका स्वागत है और आपकी कॉपी मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, 10-10 मिनट सभी की कॉपी में लगेगा। एक बार आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद अलका रानी तैयार रहेंगी, उसके बाद अरविंद जी तैयार रहेंगे। देखिए, जो नाम लिख कर देंगे उनकी कॉपी मैं पहले चेक करूंगा। जो लोग नाम लिख के नहीं देंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन किसका नाम है, ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं उनको, मेरा फेवरेट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नाम, इसके बाद अरविंद जी के बाद रिया और मीनू जी, जिन लोगों ने अपना कॉपी पे नाम लिख के, रीनेम लिख के सेंड किया है, उनको मैं पहले कॉपी चेक करूंगा। ठीक है, रेडी। और जो भी आप लोग को कहना होगा आप लोग मैसेज के थ्रू कहिएगा, माइक कोई भी नहीं खोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शारीरिक शिक्षा को प्रभावित कीजिए तथा दैनिक जीवन में शारीरिक शिक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो आपने यहाँ बोला शारीरिक शिक्षा के दो अलग अलग शब्दों, शारीरिक और, देखिए परिभाषित करने के लिए बोला है तो अर्थ आपने लिखा है, ठीक है। चलिए, शिक्षा से मिलकर बना है, ठीक है। फिर इसके बाद शारीरिक शिक्षा का मतलब हमारी शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताओं या शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। शिक्षा शब्द निम्नलिखित लैटिन शब्दों से लिया गया है। एडुकेयर, एडुकेरे, ठीक है। ब्रिंग अप, बहुत ज़्यादा आप स्पेस ले रहे हैं। 12 नंबर में भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा लिखने का, ठीक है। इतना स्पेस, इतना ज़्यादा एलोबरेट और डीप जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस प्रश्न को समझिए। जब भी हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हम प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न में बोला है परिभाषित करने के लिए, तो परिभाषित में हमेशा हमें डेफिनेशन देना होगा। अब जब अर्थ अर्थ बोलेगा, जो आपने ये लिखा है कि आपने अर्थ लिखा है, मीनिंग लिखा है, हालांकि ये आपका काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, लेकिन एग्जैक्टली जो आपको टाइम और स्पेस में जितना चीज चाहिए होगा वो चीजें आपको नहीं देगा। मान समझ रहे हैं, आप सबने समय भी व्यर्थ किया और हुबहू नहीं दे रहा है। जैसे जितने का भी ये आपका था, मतलब इतने नंबर के क्वेश्चन का था, तो वहां आपको एवरेज नंबर मिलेगा। आप टोटल मार्क या फुल मार्क्स नहीं ले पाओगे, ठीक है। माइक बंद करिए सभी लोग पहले तो। कमलेश जी माइक बंद करिए, नहीं मैं यहीं से बंद कर दूंगा। कोई भी माइक नहीं खोलेगा, ठीक है। जब तक मैं कॉपी चेक कर रहा हूं कोई माइक नहीं खोलेगा। जब मैं बोलूंगा और आप जो भी बात करेंगे मुझसे चैट के द्वारा बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग अगर आपको बाद में मिले तो आप लोग अब इसको देखें रिवीजन के लिए, तो आपको एक सहूलियत हो। उसमें बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी तो आपको रिकॉर्डिंग भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने बात समझ में आया। यहाँ परिभाषित मतलब क्या है, डेफिनेशन होना चाहिए था, ठीक है। डेफिनेशन में अल्बर्ट ओबर ट्यूफर हैं, जेबी नेस है, जेएफ विलियम्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। उन परिभाषित बोला है, आप क्वेश्चन को देखिए ना, अर्थ के लिए नहीं बोला है। चलिए, आपने लिखा है और इतना स्पेस कहाँ मिलेगा आपको, जितना आपने ले लिया है इतना स्पेस मिलेगा भी नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आधुनिक समाज में हर वर्ग के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, महत्व की निम्नलिखित बिंदुओं को समझना। बच्चे के शारीरिक विकास का स्तम विकास और देश के अनुशासित, और ये ठीक है। 8 नंबर को, 8 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप लोगों को कोशिश करना है कि एक पेज से ज़्यादा नहीं ले जाओ, ठीक है। अगर हाफ पेज में नहीं लिख पा रहे हो तो कोशिश करो कि एक पेज से ज़्यादा ले जाना। आपने अर्थ को बहुत ज़्यादा एलोबरेट किया था, हालांकि ये ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको इसमें 5 नंबर मिलेगा, 3 नंबर आपके कटेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी बच्चों को मैं बताऊंगा किसको कितना मिलेगा। देखिए, यही फायदा है 1-to-1 काउंसलिंग का, कि आप हमारे साथ 1-to-1 काउंसलिंग कराएंगे तो मैं कैसे आपको करूंगा। अगला हमारा है, शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, किन्हीं 4 उद्देश्यों को विस्तार से समझाइए। देखिए, कभी भी ये क्वेश्चन आपने जो लिया है, ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपसे, विस्तार से जो वर्ड बोलेगा, ये विस्तार वाला वर्ड हमेशा 12 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्योंकि वर्ड लिमिट 125 का ही है, तो कभी भी विस्तार वाला वर्ड नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आपने अपने से लिया है। मुख्तार जी आप है कि नहीं है? मोहम्मद मुख्तार जी, यस आप हैं, ठीक है।
तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है, लक्ष्य बता दिया आपने, और उन्हें हर प्रकार के अवसर प्रदान किया ताकि वो व्यक्ति को, ठीक है। ये जो आप अंडरलाइन किए हैं ना, बहुत गंदा लग रहा है, ऐसे अंडरलाइन नहीं करना है जो आपने किया है, डबल अंडरलाइन करिए या हाइलाइटर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये जो आपने किया है या तो हाइलाइटर का इस्तेमाल करिए, ये जो सिंगल सिंगल लाइन दिए है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है और सबको नहीं करना है, की पॉइंट को करना है। जैसे इसमें खाली सर्वांगीण विकास इस वर्ड को करना चाहिए था, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से देखिए। आपने यहाँ बताया कि देखिए सर्वांगीण विकास, अब आपको बताना है कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास होता है, उस सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे एक व्यक्ति का जो हम कह सकते हैं ना कि महत्वपूर्ण उद्देश्य या सर्वांगीण विकास के जो हम बताएंगे वो हमारा ये 4 होने चाहिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक विकास, है ना। तो ठीक है, शारीरिक विकास, जब हम खेलकूद और शारीरिक व्यायाम में भाग लेते हैं तो ये शारीरिक फिटनेस, शारीरिक के कार्यों को विकास आपको स्वस्थ और अच्छे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। जिससे रक्त संचार होता है, श्वसन होता है, ये ठीक है, आपका सही है, इसमें भी आप सही दे रहे हैं। और यहाँ सामाजिक है, बस वो बात नहीं आ रही है, अच्छी कॉपी वाली बात नहीं आ रही है मुख्तार जी। माइक ऑफ करिए भाई, सभी लोग, एक भी लोग माइक नहीं खोलेंगे, कृपया करके आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे और क्लास की गरिमा को बना रखेंगे। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है। तो ये चीज़ देख लीजिए कि किस तरीके से क्या इन्होंने लिखा हुआ है, सही है। लेकिन यही है कि 8 नंबर का क्वेश्चन में आप तो या तो 4 नंबर पाएंगे या तो 5 पाएंगे, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आपने लिखा है। आपकी राइटिंग ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखने का प्रयास करिए, अगर लिख सकते हैं तो। थोड़ा बड़ा लिखा है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से कि मैं रिमार्क्स भी आपको दूंगा। शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के बारे में क्या भ्रांतियां हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से आप ला दिए? आप अपने मन से ही क्वेश्चन लेकर आए हैं क्या? मोहम्मद मुख्तार जी, हमने आपको जो दिया है उस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करिए। हमने चैप्टर 1 का दिया है जो हम दे रहे हैं, ठीक है। आज आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है, एक टॉपिक्स, मतलब एक यूनिट से, यूनिट 1। अब इससे मैं आपको 50 क्वेश्चन, सुनिएगा, यूनिट 1 से 50 क्वेश्चन आपको लॉन्ग दे रहा हूं और लगभग 60 क्वेश्चन आपको शॉर्ट दे रहा हूं। अगर जो बंदे के पास टाइम है और इन क्वेश्चंस को लिख लिख कर वो प्रैक्टिस करेगा तो एक कुल मिलाकर 110 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आज, और सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने कर रखा है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करिए अगर बढ़िया आपको करना है तब। समझ में आ रही बात? चलिए, तो मोहम्मद मुख्तार जी, आपने 2 ही क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चंस का आंसर, तो थोड़ा इंप्रूवमेंट करिए। मुझे ठीक नहीं लगा ये चीज़, सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं आपके परफॉर्मेंस से। आप लोग समय नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, आप लोग समय नहीं देंगे, मेरा क्या है? आप नहीं कॉपी जमा करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 2 से 4 बार बोलूँगा, फिर आप लोग ही जाकर वहाँ बोलोगे कि सर क्लास में, वो उन क्लास में उनके मज़ा नहीं आया, वो क्लास में अच्छे से मज़ा नहीं आ रहा था, क्लास में मुझे ठीक नहीं लगा। तो आपकी कमी है ना। मैं तो यहाँ पर हफ्ते में 2 बार अनाउंस करता हूँ कि कॉपी जमा करिए। अब जो करते हैं उनका चेक करता हूँ, जो नहीं करते तो कहाँ से करूँगा? कितनी बार, 1-2 बार मैंने फ़ोन भी बोला कि करवाया आपने यहाँ से, ऑफिस से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। अब आएंगे हम अलका रानी जी के ऊपर, ठीक है। अलका जी है? यस सर। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला जो है ये अलका जी का है और इसकी कॉपी हम देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा, 1 मिनट, सॉरी। शारीरिक शिक्षा चार्ल्स से बूचर के द्वारा परिभाषित करना है। तो चार्ल्स से बूकर ने क्या बोला है? शारीरिक शिक्षा में चार्ल्स से बूकर शारीरिक शिक्षा का अभिन्न अंग माना है, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का
चयनित गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक विकास होता था, इनके द्वारा, ठीक है, ठीक है, सही है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहिए था। अच्छा, ये खाली चार्ल्स से बुकर का ही दिया गया था मेरे द्वारा, कुछ और भी किसी एक और का भी था? मुझे लग रहा है कि किसी एक राइटर का और था, एक नहीं होगा। नहीं सर, बस एक ही लोग का था उस क्वेश्चन में। अच्छा ठीक है, तब ठीक है, स्पेस आपने सही लिया है। थोड़ा सा राइटिंग आपकी अच्छी है और अच्छी कर दीजिए इसको। शारीरिक शिक्षा में 3 डोमेन, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगत्यात्मक। यहाँ पे गत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, ये गलत है लिखा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक। अब देखिए, इसमें कीवर्ड्स पकड़ना है। संज्ञानात्मक में क्या होता है? संज्ञानात्मक में आपको कीवर्ड्स पकड़ना था कि ये हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। तो शारीरिक शिक्षा में खेल के दौरान खिलाड़ियों को सोचने की क्षमता, बहुत बढ़िया, यहाँ पर अंडरलाइन होना चाहिए। रणनीति बनाना और योजना बनाना या ज्ञान तर्क, बस इतने पर ही आपको करना था, ये आपका परफेक्ट आंसर था। भावनात्मक में आपने क्या बोला यहाँ पर? शारीरिक शिक्षा में भावनात्मक डोमेन व्यवहार से संबंधित होता है, ठीक है, बढ़िया तो लिखा अलका जी आपने, क्यों डर रही थी? दौरान हार और जीत सीख भी देता है, ठीक है। नेतृत्व के गुण में सहयोग और आता है। थोड़ा सा हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, डबल अंडरलाइन करिए, सिंगल न करिएगा, ठीक है। या हाइलाइटर आप लगा सकती हैं, ऐसा कोई बैन नहीं होगा हाइलाइटर पे, याद रखिए। मनोगत्यात्मक, इसको लिखने नहीं आ रहा है आपको, यहाँ पर सही लिखा है लेकिन इसमें वो लिखा आपने, क नहीं लगाया। मनोगत्यात्मक में शारीरिक गतिविधि के विषय में बताया जाता है कि व्यक्ति को कोई भी गतिविधि कैसे खेलना, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देखिए, मनोगत्यात्मक मतलब कोई भी जैसे स्किल या कोई भी मूवमेंट, जब भी हम कोई स्किल या कोई मूवमेंट्स करते हैं तो जब भी ब्रेन, एक बात समझिएगा, ब्रेन और मसल्स के बीच, या हम कह सकते हैं हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ना, तो कोई भी स्किल जो हम कोऑर्डिनेट होकर करते हैं, कोई भी एक्शन जो करते हैं, वो हमारा मनोगत्यात्मक पे होता है। हालांकि ये आपने ठीक लिखा है, ऐसा गलत नहीं कह सकते। योगा है, व्यायाम करना, ये माना जाएगा, लेकिन इसमें जो कीवर्ड्स खोज रहे थे, जैसे ऊपर आपने 2-3 कीवर्ड लिखा था, वो चीज़ सही होना चाहिए, बाकी सही है। वंशानुक्रम और वातावरण में विकास, हाँ, वंशानुक्रम और वातावरण का शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव है? तो वंशानुक्रम वह प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया है जिसे माता पिता के गुण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। माता पिता जैसे शक्ति, सहन शक्ति था, ये ठीक है। काटना पीटना नहीं है, आगे से याद रखिएगा कि काटिए पीटिए नहीं, ठीक है, इस तरह से नहीं चलेगा, कॉपी गंदी नहीं करनी है। ये जो आपने देखिए यहाँ भी काटा है, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए फिर यहाँ काटा है, हालांकि मैं मान सकता हूँ कि आप पहली बार कॉपी लिख रही हैं, पहली बार कॉपी लिख रही हैं, तो कोई दिक्कत आएगी आपको, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, गुड है। मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से इन चीज़ों पर ध्यान देना है ना। और आप लोग जितने भी लोग कॉपी यहाँ पे चेक करवा रहे हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे, ठीक है। पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है, वो जो सजेशन दे रहा हूँ, उस सजेशन को आप कॉपी में नोट करिए, और जब भी आप अगली बार कॉपी लिखेंगे तो उस कॉपी में क्या करेंगे, उस सजेशन को देखेंगे, और अगली बार इस गलती को दोहराना नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। मुख्य प्रभाव क्या है? स्वच्छ वातावरण में रहना, साफ और स्वच्छ पौष्टिक आहार सेवन करना, व्यायाम और खेल गतिविधि, ठीक है। मीजोमार्फिक एक्टोमार्फिक में प्रकारों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो मीजोमार्फिक वाले व्यक्ति का शरीर मजबूत और शोल्डर चौड़ा होता है, ठीक है। एक्टोमार्फिक व्यक्ति का पहला लंबा होता है, ठीक है। एक मिनट, अब ठीक है। मीजोमार्फिक वाले व्यक्ति मांसपेशियों से मजबूत चौड़ी होती है, एक्टोमार्फिक, हाँ यही है। आपको देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर 4 नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया हमारा ओलंपिक खेलों के प्रतीक, ध्वज और आदर्श वाक्य का वर्णन कीजिए। तो आपने ओलंपिक खेल पूरे विश्व में खेले जाने वाला बहुत अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है, वेरी गुड।
बिना देखे लिखा है ना, पहले एक बार देखने के बाद अपने से लिखने का प्रयास किया है ना। यस सर, मैं खुद से लिखी हूँ, पहले पढ़ के फिर उसके बाद। हाँ, ऐसे ही करना है। देखिए, उससे आपको एक बेस मिल गया। जब आप क्वेश्चन मेरे पढ़ लेंगी, मेरे नोट्स को पढ़ लेंगी, उसको आपको बेस मिल जाएगा। उसके बाद खुद से अपने से लिख दीजिए। ठीक है, बढ़िया है। नीला आपका यूरोप, पीला एशिया, काला ये है। यहाँ पर ये पूरा फ्लैग बनाना चाहिए था आपको। ठीक है, ये वाला आपने नहीं बनाया। ठीक है, आपने ये बताया कि ओलंपिक का जो फ्लैग है 1913 में बना था, ऐसा कुछ बताया कहीं पे? 1912 में 20 में फहराया गया था। ये ठीक है, सही है। ओलंपिक मोटो जो है, ओलंपिक मोटो आपका लैटिन भाषा से लिया गया है, जो 3 प्रकार के हैं। नहीं, अब 4 हो गया, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख खेल संस्थानों के नाम और उनके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं, भारत में जो है खेलों के बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी खेल संस्थान खोले गए हैं। इसमें साई, ये बढ़िया है, और NSNIS पटियाला। ठीक है, बहुत बढ़िया यहाँ पर। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। वो मीजोमॉर्फिक वाला यहाँ कैसे आ गया? कोई बात नहीं है, अगली बार से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ठीक से ना। चलिए, फिर यहाँ पर आपने बोला है कि ओलंपिक खेलों के प्रति, उसी बात 2 बार उसको रिपीट कर दिया आपने, लग रहा है। यहाँ पर आप राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात कर रही हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास और महत्व बताइए। राष्ट्रमंडल खेलों का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल होता है, उन्हें खेलों के बीच खेला जाता है। तो राष्ट्रमंडल खेल, ये क्या लिखा है? आपसी सहयोग, मित्रता, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है। ठीक है, देखिए मैं इतना जो कर रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा डीप आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, वो तो मोटा मोटा खाली कुछ कीवर्ड देखेंगे। जैसे आपने ये राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास को 1930 बता दिया, हैमिल्टन कनाडा बता दिया, तो बस उन मोटा मोटा सबको जो पता है वो देख के साइन हो गया आपकी कॉपी। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ आपका सिंगल कॉपी में इतना ज़्यादा मैं पढ़कर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी अच्छी लिखें। आपको ये नहीं कि आप बिना देखे, तो आपको गलतियां बताऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनल जो मैं 1 to 1 अटेंशन दे रहा हूं, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। ठीक है, बढ़िया है। प्राचीन भारत में नालंदा के दौरान शारीरिक शिक्षा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये पहला यूनिट का है। प्राचीन नालंदा काल में, नालंदा काल विद्यार्थियों का योगा और अभ्यास उन्हें प्रेरित किया जाता था। कठिन प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ठीक है दिया जाता है, नहीं होगा यहाँ पे, था होगा। आप इतिहास बता रही हैं। नालंदा काल में विद्यार्थियों अनुशासन, आत्म संयम सिखाया जाता था। यहाँ पर आप बोल सकती हैं धनुर्विद्या वगैरह भी था और सारी चीज़ें भी थी यहाँ पर। सर नीचे लिखा है। हाँ हाँ, ये धनुर्विद्या है। धनुर्विद्या गलत लिखा है, उड़ने वाला र होगा ऊपर। ओके सर। यूनान के स्पार्टन काल में शारीरिक शिक्षा की प्रकृति बताइए। यूनान के स्पार्टन काल में शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। उनका मुख्य रूप से सैनिक तैयार करना था। ठीक है, वेरी गुड, सैनिक तैयार करना था। सैन्य प्रशिक्षण उनका कैसा था? कठोर अनुशासन रहता था। महिलाओं की भी ट्रेनिंग होती थी। ठीक है, सहन शक्ति का विकास करवाया जाता था। एशियाई खेलों के आयोजन के भारत का भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पर OCA के द्वारा कराया जाता है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। पहले नहीं, बाद 1978 के बाद से इसको लाया गया। ठीक है, कुछ डेट वगैरह आप लोग थोड़ा सा ना पॉइंट्स अच्छा डाला करिए, जिससे क्या हो ना कि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो सके। अब आपकी कॉपी, ये वाली कॉपी देखने के बाद ना मैं बता दूं, आपको एवरेज नंबर मिलेगा। एवरेज नंबर मतलब कि 50%, जैसे जितने का भी आपका पूरा मार्किंग है उसका 50% या 55% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को सीखनी है कि हमें कॉपी अट्रैक्टिव बनानी है। अट्रैक्टिव कैसे बनती हैं? कॉपी अट्रैक्टिव बनती हैं जो आप डेटा, किसी के बारे में बात कर रहे हो, उसके डेटा को आप दो। जैसे 1978 में पहले ये कब से कब बना, मेरे बुक में लिखा हुआ है कि पहले ये जो था वो उसके अंतर्गत चलाया जाता था। बाद में 1978 के बाद ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा अब कराया जाता है एशियन गेम्स। ठीक है, 1951 में भारत में किया था। बढ़िया है, यहाँ पर डबल अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। खेलों में विकास में योगदान, खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन। ठीक है,
शारीरिक शिक्षा में प्रमुख उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। शारीरिक विकास, बहुत बढ़िया। यहाँ पर शारीरिक विकास क्या होता है? शरीर के विकास होता है जिसमें शरीर के मांसपेशियाँ, हड्डियों, यहाँ पे लिखना था खेल के माध्यम से, ठीक है। खेल के माध्यम से जब व्यक्ति की मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ आदि क्या होते हैं? मजबूत होते हैं, उसे हम कहते हैं शारीरिक विकास होना, ठीक है। खेल के माध्यम से, माध्यम बताना है, खेल है, तभी तो शारीरिक शिक्षा माना जाएगा। चलिए, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एक मिनट जस्ट। एक बार बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? कोई दिक्कत? मानसिक विकास क्या है? शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है, सोचने समझने की, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, धन्यवाद आशु जी, प्रवीण जी, नीतू जी, आप सभी का धन्यवाद। भावनात्मक, यस, अलका रानी जी, ठीक है। हाँ देखिए, आपको कोई कमी नहीं बताएगा आपकी, तो आप इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे भाई? आप कोई चीज़ सीखते हो तो पता होना चाहिए ना कि कोई होना चाहिए गाइड करने वाला जो मुझे बताए। मैं सच्चाई बता दूं, आज तक मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन पहुँचा तो समय लगा मुझे, खुद से अनुभव, अपने अनुभव से पहुँचा, अपने मतलब से पहुँचा। अब क्या है, यही सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों के लिए तो मैं तत्पर रहता हूँ कि भाई आप करिए, बढ़िया करिए, आगे जाइए, ठीक है। इसमें सहयोग की भावना, दोस्ती, हार जीत दोनों भावनाओं होता है, ठीक है। नैतिकता व चारित्रिक विकास भी है। स्वास्थ्य जीवन शैली, नहीं आपका ठीक है, लेकिन इसको एग्जैक्ट नहीं मानेंगे। शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार पर निबंध लिखिए। जैविक आधार में क्या क्या आता है? शरीर की संरचना होती है, स्ट्रक्चर और मूवमेंट करता है, ठीक है। इसमें वंशानुक्रम आ जाएगा आपका, वातावरण आ जाएगा आपका, शरीर का प्रकार आ जाएगा, बढ़िया है। आयु की परिपक्वता आ जाएगी। जैविक आधार का महत्व क्या होता है, ठीक है भाई। जितने भी लोग हैं समय से जुड़िए आप सभी लोग। सबको समय 9 बजे दिया गया, बीच बीच में, क्योंकि फिर मुझे ना स्क्रीन चेंज करना दिक्कत आती है। इसके माध्यम से व्यक्ति, खिलाड़ी, ये अपनी, ठीक है। ओलंपिक खेलों के मूल्य और उनका आधुनिक खेलों, युवाओं व प्रभाव विस्तार से बताएं। ओलंपिक खेल प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती है जिसमें शांति, सहयोग, दोस्ती, भाईचारा, अपनेपन की होती है, ठीक है। उत्कृष्टता क्यों है? इसका उत्कृष्टता, साहस और मित्रता, इसके 3 वो होते हैं वैल्यूज ऑफ ओलंपिक गेम्स, ठीक है। आधुनिक युवाओं पर ओलंपिक खेल का प्रभाव, व्यक्तित्व विकास कर रहा है, चारित्रिक विकास कर रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, स्वस्थ जीवन शैली। यही चीज उठा के आप वहां लिख दी थी, ये गलत था। कोई बात नहीं, पहली बार लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। इतना याद ही करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एफ्रो एशियन गेम्स के बारे में भी देखिए मैंने बता दिया। एफ्रो एशियन गेम 2003 में शुरू हुआ था हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में कहाँ हुआ था? सर हरियाणा में हुआ था ना? एफ्रो एशियन गेम्स हरियाणा में हुआ था। हैदराबाद में सर 2003 में हुआ वही था। तो मैं कह रहा हूँ, हरियाणा नहीं होगा, हैदराबाद होगा। आप देखिए ध्यान से। हैदराबाद में हुआ था, तभी तो वहां पे 4 मीनार को वो बनाया गया था, उसका सिंबल बनाया गया था। एफ्रो एशियन गेम्स खेल का उद्देश्य, एफ्रो एशियाई खेलों का उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के बीच संबंध को था। एफ्रो एशियाई खेल का महत्व, यहाँ पे निष्कर्ष भी आपने दिया है, बढ़िया है आपका, अच्छा है। प्राचीन ओलंपिक खेल और आधुनिक ओलंपिक खेलों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप सभी लोग जान लीजिए। 2-4 ऐसे चीज़ों को मैं बताऊंगा, जैसे अंतर स्पष्ट करना, आधुनिक और प्राचीन, ये हमेशा पूछा गया है, ठीक है। ये आएगा 12 नंबर में भी आ सकता है ये, तो याद रखिएगा। आधुनिक और प्राचीन ओलंपिक खेलों में इतिहास वाला जब भी देगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से दे सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो प्राचीन ओलंपिक खेल इसमें हुआ था और 1896 में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल वह भी सांस्कृतिक और सभ्यता के लिए, ठीक है। आपको अंतर बताना है। प्राचीन ओलंपिक खेल केवल यूनान के पुरुष खिलाड़ी होते थे, इसमें अब सब खेलता है, ठीक है, विश्व के सभी लोग। प्राचीन ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 साल बाद होता है, ये भी। तो जब ये बताइए कि ये सिमिलैरिटी आप क्यों बता रही हैं?
अंतर बताने में कभी भी सिमिलर पॉइंट का यूज नहीं करना है। मतलब कि आप यहाँ इसमें भी यही बात कह रही है कि ये भी 4 साल के अंतराल पर होता है और ये भी 4 साल के अंतराल पर होता है, तो सिमिलर है ना, अंतर कहाँ हुआ? ठीक है। प्राचीन ओलंपिक की खोज की कोई साक्ष्य नहीं है। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल के पीरियड कबड्डी, ये ठीक है। प्राचीन ओलंपिक खेल में विजेता को जैतून का, ये भी ठीक है। आपका यहाँ स्वर्ण पदक मिलता है, ये किसी संस्था के द्वारा नहीं था, ये आपका आईओसी है, गुड। आपका ये ठीक है, ये सब पॉइंट अच्छा है। ठीक है, कोई नहीं। देखिए, जो अच्छा रहेगा मैं उसको अच्छा बताऊंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ। मैं ये नहीं कि आपको झूठ मूठ का खुश करने के लिए या आपको खाली मोटिवेट करने के लिए फालतू का। हालांकि मोटिवेट ठीक है, अच्छा आप लिखी हैं, पहली बार लिखी हैं, इतना लिख ले रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कुछ लोग तो पेन उठाने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखे। ऐसे बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है मेरे पास। हम बोल रहे हैं कि नहीं, अगर लिख पा रहे हो इकट्ठा मत लिखो, एक एक क्वेश्चन को देखो, मन में कुछ पॉइंट्स रखो और फिर उसको लिखना शुरू कर दो, आएगा। वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप 3 दिन अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, सुबह शाम का सेशन बनाओ, 2-2 घंटा लिखो, 2-2 क्वेश्चन ही लिखो, लेकिन लिखो, 3 दिन लिखो, तो कम से कम आप क्या करोगे, 12-15 क्वेश्चन लिख पाओगे। यही 12-15 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से लिखना है। आदत नहीं डालोगे तो नहीं लिख पाओगे। भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता स्वतंत्रता के बाद का विश्लेषण करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो था वैदिक काल आया, और वैदिक के बाद महाकाव्य काल आया, गुरुकुल जैसा था, नालंदा और बौद्ध काल आया। ठीक है, ब्रिटिश काल आया। ठीक है, भारत में सारी शिक्षा, भारत में आज़ादी के बाद की सारी शिक्षा का आयोजन कैसा था। ठीक है, सारी शिक्षा की आवश्यकता एवं सामाजिक विकास में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपने सब सही लिखा। ठीक है, आप में बस 2-3 कमियां हैं, उसको आप सही कर लेंगी, आप कॉपी अच्छी हो जाएगी, आपका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है, ये ठीक है, आवश्यकता है। सारी शिक्षा व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। सारी शिक्षा में व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, कुछ अलग बताना है। बार बार आप वही बात को रिपीट करेंगे तो भी इरिटेट हो जाएगा एग्जामिनर कि फालतू का खाली खींचा हुआ है, लाइन भरा हुआ है इसने। ठीक है, आयु के विभिन्न प्रकार, कालक्रमिक आयु, मानसिक वाला, ठीक है, ये हमारा हो गया। शारीरिक आयु ये भी हो गया आपका। यहाँ हम देख सकते हैं, इसमें व्यक्ति का जन्म से लेकर वर्तमान समय की आयु तक गणना की जाती है। ठीक है, गणना नहीं, गणना। ठीक है, ये शारीरिक आयु, मानसिक आयु, शारीरिक आयु, ठीक है। विश्व में शारीरिक शिक्षा में स्वीडन और डेनमार्क का योगदान आपको अतुलनात्मक योगदान बताना है। डेनमार्क और स्वीडन का दोनों ने सबसे महत्वपूर्ण में क्या क्या दिया विश्व में शारीरिक शिक्षा में। स्वीडन का योगदान, स्वीडन ने क्या किया था, स्वीडन ने प्रमुख योगदान दिया था। शारीरिक शिक्षा की शुरुआत पर हेनरिक लिंक के द्वारा माना जाता है। स्वीडन वैज्ञानिक जिम्नास्टिक प्रणाली का, हाँ, जिम्नास्टिक प्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने बताया। इन्होंने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, स्वीडन में बताया गया कि जिम्नास्टिक को, यानी खेलों को हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं, 4 भागों में बांट कर यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? एजुकेशनल जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, ठीक है, मेडिकल जिम्नास्टिक और एस्थेटिक जिम्नास्टिक। एस्थेटिक या हम आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक भी कहते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से है। ठीक है, एवरेज नंबर वाली कॉपी है ये आज आपकी। देखिए, मैं सच्चाई बताता हूँ, और देखिए सच्चाई पता होना चाहिए हर इंसान को अपना, ताकि उसको मोटिवेशन मिले। और ये आपकी कॉपी सही है मेरे हिसाब से। आपको जैसे अगर मान लीजिए ये 200 नंबर का पेपर था, तो आपको इसमें से 110 से 115 के बीच में ही नंबर मिलेगा आज के हिसाब से। आपको 2-3 बातें ध्यान देनी है। पहला रिमार्क नोट करिए, अगर कॉपी आपके पास है तो बीच में आंसर में कटपिट नहीं करना है, कॉपी साफ लिखिए। ठीक है। यस सर। दूसरी चीज, कितना टाइम लगा आपको लिखने में एक क्वेश्चन को, कभी आपने कैलकुलेट, आप जब भी लिखिए, ठीक है, तो एक बार अपना स्टॉप वॉच लगाइए, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा के लिखिए। और आप सब लोग मुझे बताएंगे अपनी कॉपी में साइड में लिखकर कि आपको 8 नंबर के क्वेश्चन लिखने में कितना टाइम लग रहा है। अगर आप 10 मिनट में भी लिख पा रहे हो अभी फर्स्ट टाइम में,
तो भी गुड है, अच्छा है। धीरे धीरे जब आपका आदत पड़ जाएगा, 2 3 4 यूनिट जाते जाते आपको ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन 6 से 7 मिनट में लाने हैं प्रैक्टिस करके। लेकिन ये प्रैक्टिस जब लगातार करोगे तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है। और आपको थोड़ा सा राइटिंग बच्ची करनी है, सीधी लिखनी है, कोशिश करिए आप लोग, अभी आ जाएगा धीरे धीरे, आप लोगों के अंदर भी सुधार आएगा। आप खुद कहोगे, मैं नहीं कहूँगा, ये तो मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग लगातार मेहनत करेंगे उनके अंदर सुधार आएगा। मैं नहीं बोलूँगा ये बात, उनको ये खुद बात बोलेंगे वो लोग। चलिए, तीसरे नंबर पर अरविंद राजपूत। इसके बाद तैयार रहेंगे रिया जी और मीनू जी, ठीक है, क्योंकि जिसका नाम लिख कर आएगा मैं पहले उनकी कॉपी देखूंगा। आप लोग ना कॉपी पे नाम नहीं लिखना है, फाइल पे नाम लिखना है मेरे भाई। फाइल मतलब जो आप पीडीएफ मुझे सेंड कर रहे हैं ना, जो पीडीएफ मुझे सेंड कर रहे हैं, उस पीडीएफ का रीनेम होता है, उसको आप अपना नाम लिख, ताकि मैं तुरंत खोल के बता पाऊँ कि हाँ ये इस लोग इनकी कॉपी है। आइए, ये आप सेक्शन 3 यूनिट 3 लिखे हैं, बहुत बढ़िया, आप यूनिट 3 पे चल रहे हैं। संगठन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा जेपी थॉमस एवं थियो हाइमिन द्वारा दी गई संगठन की परिभाषा का विश्लेषण कीजिए। जब कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी विशेष कार्य के लिए एक साथ एकत्रित होकर तथा अपने अपने आचार विचार प्रदान करता है, साझा करता है, इससे संगठन कहते हैं। वेरी गुड। समान उद्देश्य के लिए होगा, कहीं समान उद्देश्य लिखा है? इसमें कीवर्ड्स आपका देखिए, व्यक्तियों का समूह, दो या, देखिए इसमें सबसे बड़ा बात था 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह एक समान उद्देश्य के लिए आपस में एकत्रित होकर आचार विचार प्रदान करता है, तो वहाँ एक संस्था बनती है। अब जैसे पियरे डी कुबर्टिन ने जो ओलंपिक गेम कराया था, बात समझिएगा, पियरे डी कुबर्टिन ने जो ओलंपिक गेम कराया था, तो आपको पता होगा कि 1894 में उन्होंने 23 जून 1894 में उन्होंने पेरिस में, फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई थी ना? सबको पता है कि नहीं ये बात? सबने पढ़ा कि नहीं हिस्ट्री ये वाली? तो उन्होंने जब बुलाई थी तो लोगों से बातों को अपने साझा किया, और इनकी बातों से सभी लोग क्या हुए, सबके विचार एक हुए हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सभी लोग एक समान उद्देश्य के लिए गए, ठीक है। 11 देशों ने वहां पर बोला कि हाँ हाँ ठीक है, 1 2 देश नहीं भी बोले, लेकिन बाकी 11 लोगों ने बोला ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से संगठन बनी वहां पर। कौन सी संगठन बनी? विश्व का सबसे बड़ा संगठन खेल आयोजन का आईओसी संगठन बना था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर सही कह रहा हूं तो एक बार लाइक करिए और अपना सिंबल बताइए। यस। प्रीति जी, नीतू जी, सुनीता जी, यस। आशु कुमार जी, विजय वर्मा जी, प्रवीण जी, बहुत बढ़िया। रिया सिंह जी, मोहम्मद फैजल, डिम्पल जी, मीनू जी, कमलेश जी, बहुत बढ़िया। अरविंद राजपूत जी। तो यही चीज़ समझना है। देखिए, मैं आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये सब चीज़ें पता होंगी, 2 3 चीज़ें पता होंगी तो आप लिख लो। अब कभी भी संगठन लिखने के लिए आएगा, आप गलती नहीं करोगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक समूह हो गया, ठीक है, और एक समान उद्देश्य के लिए, एक समान उद्देश्य के लिए अब उस कोई भी उद्देश्य हो सकता है उनका, ठीक है। अब वो उद्देश्य देखिए समाज में भी मान्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 4 लोग इकट्ठा हो गए, डकैती के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, चोरी के लिए, रॉबरी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो संस्था नहीं है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो चीज़ समाज में एक्सेप्टेबल होना चाहिए, समाज के रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। चलिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा लिखा है आपने, बढ़िया राइटिंग भी आपकी अच्छी है, आपने स्पेस भी अच्छा यूज किया है, बहुत बढ़िया। अरविंद जी, बहुत बढ़िया। आप तीसरी कॉपी लिख रहे हैं ना, तो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, जो मैंने कुछ सजेशन दिया था स्टार्टिंग में। सही कह रहा हूँ अरविंद जी? जी सर, जी सर। देखिए, अब आपकी कॉपी देखिए कितनी अच्छी हो रही है। आप कहाँ हाईलाइटर लगाना है, कहाँ पे क्या करना है, देखिए आप कितने बढ़िया से लिख रहे हो। यही है, आप लोग भी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, तीसरी चौथी कॉपी जाते जाते आप लोग भी बहुत बढ़िया से चीज़ें करने लगेंगे। इनकी कॉपी में देखिएगा बहुत कम करेक्शन मिलेगा। प्रशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा रिचफील्ड द्वारा प्रशासन की परिभाषा की व्याख्या कीजिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यह एक संगठन को चलाने की प्रक्रिया है। हाँ, पर बिना प्रशासन संगठन चलेगा नहीं। प्रशासन का मतलब क्या है? अथॉरिटी,
वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जब तक हम किसी को अथॉरिटी नहीं देंगे, अब हमने तुमसे बोला कि इस गेट के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है, हमने बोल तो दिया लेकिन तुमको अथॉरिटी नहीं दिया है, ठीक है। हम जब किसी को कोई कार्य सौंपेंगे संगठन में तो उसको एक चाबी देंगे, चाबी मतलब एक की देंगे, उसको एक अथॉरिटी देंगे, एक उसको रूल्स देंगे, तो उसके तहत वो काम करेगा। तो प्रशासन बहुत जरूरी है। संगठन तो बन गया लेकिन संगठन को चलाने के लिए सबसे बड़ी जो चाबी होती है वो प्रशासन होती है, ठीक है। अब जैसे संगठन तो आईओसी का बन गया था लेकिन कैसे कार्य करेगा, अब उसमें प्रेसिडेंट कौन होगा, उसके कार्य क्या होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा उसके कार्य क्या होंगे, मेंबर के कार्य क्या होंगे, तो सबके कार्य निर्धारित है और सभी अपने अपने कार्यों के लिए कार्य करेंगे, प्रतिबद्ध रहेंगे अपने कार्यों के लिए, तभी तो चलेगा संस्था। खाली 4 लोग इकट्ठा होकर फोटो खिंचवा लिए, संस्था बना दिए, उससे काम नहीं होता है। इसीलिए संगठन में सचिव जो होता है, सेक्रेटरी पोस्ट जो होता है, वो पूरा कार्यकारिणी पूरा कार्य करता है, पूरे जो वर्क होते हैं वो उसको फ्लो को काम करता है, ठीक है। तो संगठन को चलाने के लिए तथा शक्ति होती है, हाँ इसके पास शक्ति होती है कि कैसे कार्य करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, निष्कर्ष भी आपने लिख दिया। और देखिए 2 क्वेश्चन इन्होंने एक पेज में निपटा दिया, जैसा कि मैंने इनको पहले बताया था, यही चीज़ देखा गया है। अब इनका कॉपी में क्या होगा, एक क्वेश्चन जो 8 नंबर का था इनको 6 नंबर मिलेगा, 7 नंबर मिलेगा, यही कमी थी। और ऐसा एक पहले क्वेश्चन में अब सारे क्वेश्चन में इनका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। देखिए एक दिमाग में बन गया कि इन्होंने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है, चीज़ों को बताया है, हाईलाइट भी किया है अपने हिसाब से, दैट इज ये इंपॉर्टेंट होता है। पोस्ट कॉर्प के बारे में भी देखिए पूछा गया है कि सिद्धांत के आधार पर प्रशासन के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। वेरी गुड, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, वेरी गुड। यहाँ पर पोस्ट कॉर्प क्या है, लूथर एच गुलिक ने दिया था, ये भी आपने बहुत बढ़िया बताया, यही सब चीजें हैं। लूथर एच गुलिक, ये जो पोस्ट कॉर्प वर्ड दिया गया था लूथर एच गुलिक के द्वारा दिया गया था, ठीक है। प्लानिंग सबसे पहले प्रशासन का मुख्य तत्व नियोजन है, कार्य को करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करते अर्थात प्लानिंग करते हैं। रोड मैप कार्य, हाँ प्लान, ये क्या है, एक रोड मैप होता है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, इसमें आपका ठीक है, रिपोर्टिंग, बहुत बढ़िया यहाँ पर, बजटिंग लास्ट में। चलिए अभी आप लोग स्टार्टिंग में अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं तो अगर आप एक पेज भी ले जा रहे हो स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं है। 8 नंबर के क्वेश्चन में एक पेज से ज़्यादा मत ले जाइए, इससे ज़्यादा नहीं, कम हो जाए ठीक है थोड़ा। आगे, पर्यवेक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा जॉन ए वर्टकी द्वारा या डब्ल्यू किम्बल द्वारा दी गई परिभाषाओं का उल्लेख करिए। पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, पर्यवेक्षण शब्द सुपरविजन नामक शब्द से बना है, परिधन अवीक्षण है, सुपरविजन, सुपर का मतलब असाधारण, अलौकिक अथवा दिव्य, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम जैसा मैंने आप लोगों को दिया है, आपको कॉपी में दिया था, या जैसा मैंने वो नोट्स आपको इस चैप्टर का 3 का दिया था, आप बिल्कुल वैसा ही लिखे हैं, एकदम ये जबरदस्त है। यही सब चीज़ें, कीवर्ड्स उसने देख लिया कि सुपर मतलब होता है विशिष्ट और विजन मतलब होता है दृष्टि, तो विशिष्ट दृष्टि से देखने वाला, सूक्ष्म दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति ही सुपरवाइजर या सुपरविजन कहलाता है, जिसके मार्गदर्शन से कोई भी संस्था आगे बढ़ती है। पर्यवेक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो पर्यवेक्षण एक क्रिया है जिसके द्वारा निरीक्षक अपने अधीन कार्मिकों, बहुत बढ़िया यहाँ पर है। और यहाँ पर हम बात करें संस्था के अध्यक्ष अध्यापकों का द्वारा भी बहुत अच्छा है, सिद्धांत भी आपने यहाँ बताया। थोड़ा लंबा लेगा इसको आप, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त, ठीक है। पर्यवेक्षण यहाँ पर निष्कर्ष भी दिया है आपने। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में बजट क्या होता है, या भैया यहाँ प्रश्न संख्या तो लिखते, खाली 6 लिख दिए, हो सकता है कोई पॉइंट भी हो, ठीक है। बजट एक पत्र होता है जिसमें आगामी सत्र या कार्य का, बहुत बढ़िया यहाँ पर यही है, आगामी कार्य के लिए बताते हैं। देखिए निष्कर्ष भी लिखा है, बहुत बढ़िया है। एक अच्छे बजट की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बजट की मुख्य विशेषताएं, बजट आमदनी तथा खर्च पर तैयार होता है, अनुमानित लेखा जोखा होता है।
आगे हम बात करें खेल प्रबंधन, स्पोर्ट मैनेजमेंट के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का सिद्धांत क्या होता है? अब आप सोचिए कि 1 घंटा होने वाला है और अभी तक मैं तीसरी कॉपी पे चल रहा हूँ, तो कितना टाइम लगता है। जब मैंने लोगों से ये बात कही कि भाइयों कॉपी चेकिंग बहुत मेहनत का कार्य होता है, कॉपी चेकिंग इतना आसान कार्य नहीं होता, ऑफलाइन होते तो ज़्यादा अच्छा होता। एक तरीके से आप सभी अगर ऑफलाइन होते मेरे पास तो वो ज़्यादा जल्दी होता, लेकिन ऑनलाइन कॉपी चेक करने में एक एक चीज़ को बताना, एक एक चीज़ों को आपको वो करना, ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन सब लोग देखिए समझ नहीं पाएंगे मेरी भावनाओं को। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जो 7 गवर्नमेंट एग्ज़ाम मैं निकाला अपने बार बताऊँ कि उसके पीछे जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसके पीछे जो मेरे अनुभव है, सारे अनुभव को मैं झोंक रहा हूँ आपके इसको, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप गलतियों को करके सीखेंगे और मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ का बेनिफिट है मेरे और आप में। आपने मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जीवन के मेन फैसलों में मुझे स्थान दिया आपने। तो ठीक है, योजना बनाना, संगठन है, नेतृत्व है, समन्वय है, नियंत्रण है, ठीक है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, संचार, कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया। यहाँ पर खेल प्रतियोगिताओं का अर्थ स्पष्ट की तरह खेलों में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो खेल प्रतियोगिताएं क्या होती हैं? यह एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी या टीमें भाग लेती हैं तथा एक दूसरे के विरुद्ध खेलती हैं और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक आपने लिखा है ना, कहाँ गया? हाँ, 2 या 2 से अधिक, ठीक है। दिनांक समय निश्चित होता है, ठीक है, बढ़िया है। प्रतिभा का विकास होता है, अनुशासन आता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अनुभव प्राप्त करता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनिटी, एक तरीके से इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। मनोरंजन का अर्थ, तो मनोरंजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और ये देखिए यहाँ पर इसके अनुसार मनोरंजन 4 समूहों में होता है। मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा 2 शब्दों से बना है, रिक्रिएशन। मैं बता दूं आपसे कि आप लोगों को पढ़ाना बड़ा आसान है। मतलब मैं अगर थ्योरी पढ़ाऊं तो 1 घंटे में थ्योरी आपको बता के निकल जाऊंगा, उसमें मैं ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर कॉपी चेक करना, पर्सनली सभी बच्चों को 20-20 मिनट अटेंशन देना, ये टफ टास्क है। आप खुद इस चीज़ को महसूस आज कर रहे होंगे कि अभी कब से आप लोग 1 घंटे से हैं, अब खाली समझ रहे हैं आप लोग, अभी आपकी बारी नहीं आई है। तो करने की चीज़ें, हाँ, एडगर ने 4 तरीके बताए थे रिक्रिएशन के। उन्होंने बोला कि रिक्रिएशन में क्या होता है, खाली समय का सदुपयोग भी होता है। क्या होता है? रिक्रिएशन का एक उद्देश्य या एक लक्ष्य होता है कि खाली इसी समय मतलब मनोरंजन भी हो जाए और उस समय का यूटिलाइज भी हो जाए, यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। तो उसमें हम लोग कुछ करके भी सीख सकते हैं, बनाने की भी चीज़ें सीखनी चाहिए, जैसे अपनी शौकिया चीज़ों को बनाना, प्राप्त करने की चीज़ें, कुछ नया स्किल सीखना। प्राप्त करना मतलब क्या है? कुछ नया स्किल ही सीखे। चलिए हम लोग कुछ नया चीज़ सीखते हैं आज, हमारा मनोरंजन भी हो गया और हमारा ये भी हो गया, सीखने की चीज़ें, ये भी आपका अच्छा है, ठीक है। सेक्शन बी, संगठन और प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है, वेरी गुड। बहुत लोगों को लगता है कि संगठन और प्रशासन एक जैसा होता है, नहीं, अलग अलग है, ठीक है। तो इनमें जिम्मेदारियां निर्धारित की जाती है। प्रशासन का अर्थ क्या होता है? प्रशासन का अर्थ निर्धारित नीतियों, योजनाओं पर कार्यक्रमों को लागू करना, ठीक है। कार्यक्रम कौन बनाता है? संगठन बनाएगी। और उन्हें लागू करवाना कौन काम करता है? प्रशासन करवाएगी। बस ये बात ध्यान रखिएगा, यही मेन अंतर है संगठन और प्रशासन में अंतर। अरविंद जी, हमने जो आपको नोट्स दिया था, उस नोट्स से आपको लिखने में हेल्प मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है सर, मिल रहा है। कितना? अगर मैं एक परसेंटेज में बात करूं तो कितना परसेंट मिल रहा है? लगभग 90%, मिल रहा है सर, 100। उसी को पढ़ के लिखते हैं, उसी को जो है पढ़ के लिखते हैं। मिल रहा है, पूरा हेल्प मिल रहा है। ठीक। अपेक्षाकृत स्थिर होता है जबकि प्रशासन अधिक गतिशील और क्रियाशील होता है, ठीक है। सारे शिक्षा का कार्यक्रम के संदर्भ में महत्व क्या होता है? चलिए, पर्यवेक्षण की तकनीकों का विश्लेषण कीजिए। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आपका यूनिट 3 जब आप उठाएंगे यूपीएलटी का, तो सुपरविजन भी उसमें एक टॉपिक दे रखा होगा। जिन लोगों ने अच्छे से
सिलेबस देखा है वो देख ले। बजट भी एक टॉपिक दे रखा है। और देखिए हमने जैसा कि बताया था आपको कि हर एक टॉपिक से हम आपको क्या करेंगे, एक बैलेंस क्वेश्चन देंगे, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। जितना हम आपको दे देंगे वो अंतिम एक तरीके से आप एकदम फुल तैयारी में हो। हल्का पेपर आ जाएगा तो आप और अच्छा कर लोगे। तो निरीक्षण से होता है, इसका मतलब व्यक्तिगत सम्मेलन होता है, प्रदर्शन विधि होती है, ठीक है। और यहाँ पर अभिलेख है, आत्म मूल्यांकन है, कार्यशालाएं, सेमिनार, वेबिनार, ये सब चलता है आपका। निष्कर्ष आपका हो गया। सामान्य बजट के 4 मुख्य भागों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी बजट भी देखिए आपका हो गया, इनकम वाला भी बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर आय, व्यय, बचत, घाटा, वेरी गुड, सामान्य बजट बहुत बढ़िया यहाँ पर है। 14, खेल नेतृत्व की परिभाषा दीजिए। नेतृत्व, खेल का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, तो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। वही मैं सोच रहा था कि अभी वो वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया, अब आया यहाँ पे। खेल नेतृत्व, खेलों में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक नेता कप्तान या कोच बैकबोन की तरह कार्य करता है खेलों में। ये प्रेरणा का स्रोत होता है, ठीक है। मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, निर्णायक के रूप में कार्य करता है, समन्वय के रूप में, आदर्श के रूप में कार्य करता है, ठीक है। संघर्ष समाधानकर्ता भी होता है। आपने निष्कर्ष भी बता दिया। नेतृत्व की विभिन्न शैलियों को बताइए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यार, ये क्वेश्चन आपका आएगा 12 नंबर में, आ सकता है यूनिट 3 से, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व की शैलियाँ कितने प्रकार की होती हैं और खेलों में कैसे कार्य करता है, इनको बताना है। तो देखिए ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, आपको पता है कि एक बॉस होगा, वो जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा, यानी कि किसी का भी सुनेगा नहीं, वो खुद डिसीजन लेकर जिम्मेदारी भी खुद लेगा, आपको पूरी अथॉरिटी के साथ बोलेगा ऐसे करना है। इस शैली का अर्थ है कि सभी निर्णय नेता स्वयं लेता है, ठीक है। सदस्यों का निर्माण होता है, इसके गुण और अवगुण भी होते हैं। कुछ चीज़ें कभी कभी अच्छी भी हो जाती हैं, कभी कभी अच्छी नहीं भी हो जाती हैं, ठीक है। तो बढ़िया है। दूसरा हमारा क्या होता है, ऑटोक्रेटिक के बाद दूसरा कहाँ है, ये वाला है, लेजी फेरी। लेजी फेरी वाला जो होता है न्यूनतम हस्तक्षेप करता है, ठीक है। निष्कर्ष भी आपने बता दिया। नॉकआउट प्रतियोगिता क्या होती है, तो नॉकआउट प्रतियोगिता वह प्रतियोगिता जिसमें व्यक्ति, टीमों या खिलाड़ियों प्रतियोगिता से बाहर, अंत में खिलाड़ी लगातार जीतता है, बनता है। इसके प्रकार से कम खर्च, इसलिए प्रकार इंटरमीडिएट प्रतियोगिता है, ठीक है। सिंगल नॉकआउट होता है, डबल नॉकआउट होता है, इसका फॉर्मूला आपने बताया, इसकी विशेषताएं आपने बताई, ठीक है। डबल नॉकआउट आपने बता दिया। स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लिया लग रहा है, स्पेस थोड़ा कम लेना था इसमें, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये भी आपका अच्छा है। और लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा विजेता कैसे घोषित करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहा जाता है। मिस्टर बर्गर ऐसे पहले व्यक्ति जिन्होंने लीग टूर्नामेंट के बारे में कल्पना की थी, उसके कारण इसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। इसके जरिए द्वारा यहाँ पर है, सिंगल लीग, डबल लीग होता है। और सिंगल लीग प्रतियोगिताओं के लिए फार्मूला ये होता है, डबल लीग के लिए होता है, ठीक है। और इसको विजेता निकालने के लिए आपका कैनेडियन प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, अमेरिकन प्रणाली, तीनों प्रणाली आपने बताया है, वेरी गुड है, ठीक है। इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल के बारे में अर्थ स्पष्ट कीजिए। विद्यालय में इसके बारे में क्या है, ये भी बहुत बढ़िया है। खिलाड़ियों के भीतर आयोजन की जाने वाली प्रतियोगिताएं होती है, एक्स्ट्रामुरल आपका बाहर है, ठीक है। इन दोनों में आपने अंतर भी स्पष्ट कर दिया है, तुलनात्मक अध्ययन भी कर दिया यहाँ पर, निष्कर्ष भी बता दिया है। ये बढ़िया चीज़ है, निष्कर्ष आप लिख रहे हैं। मनोरंजन के सिद्धांतों का उद्देश्य शारीरिक मानसिक, ये भी ठीक है, यहाँ पर अच्छा है। चलिए, विविधता का सिद्धांत यहाँ पर ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि टाइम क्या ले रहे हैं आप। टाइम तो सर काफी लग रहा है। तो काफ़ी मतलब 8 नंबर वाले में कितना टाइम चल जा रहा है। वैसे सर 125 में 10 मिनट लग रहा है, कम से कम इसमें लग जाता है 12-13 मिनट, 15 मिनट।
अभी 125 वर्ड लिखने में आपको 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है समय ना, कम करिए, कोशिश थोड़ा सा फास्ट करिए, आ जाएगा धीरे धीरे। अभी तो 2-3 यूनिट पे पहुँचे हैं आप, आगे अभी 6-7 यूनिट है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा संक्षेप में लिखिए, आपने स्पेस भी ज़्यादा कहीं कहीं लिया है, इसी वजह से टाइम ज़्यादा लगा था। और जब भी आप लोग लिख रहे हो तो टाइमर एक बार ऑन कर लो, ठीक है, टाइमर लगा के नहीं लिखोगे तो एक बात मान के चलो कि दिक्कत होगी। आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है और आपको टाइमिंग भी मैच करना है, दोनों बातों पे ध्यान देना। ये नहीं कि हल्का सा लिख के निकल जाओ, कुछ भी लिख के निकल जाओ, नहीं, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी ध्यान देना है और टाइमिंग भी ध्यान देना है कि हम उतने समय में पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ेंगे और आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला कॉपी जो आने वाला है, ये हमारा रिया जी का, इसके बाद मीनू जी तैयार रहेंगी। मीनू जी आप हैं? अरे रिया जी, रिया जी हैं? जी सर। ठीक, हाँ पता होना चाहिए ना मुझे, भाई मैं कॉपी अगर चेक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता होना चाहिए। डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन गिवन बाय चार्ल्स ए बुकर, वेरी गुड। Definition of physical education according to Charles A. Booker. Physical education is an integral part of general education, contributes the development of an individual through the selected physical activities. Very good. अब इसमें क्या ध्यान देना था? आपने हाईलाइट या अंडरलाइन चीज़ों को किया है, यहाँ किया है, डबल करिए, ठीक है। आपने ये भी एक्सप्लेन किया है कि दिस डेफिनेशन एक्सप्लेन द फिजिकल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू फिजिकल फिटनेस ओनली बट आल्सो कंट्रीब्यूट द मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। बूचर्स एम्फेसाइज दैट फिजिकल एजुकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन हेल्प्स, वेरी गुड। आपने ये भी बताया था कि परिभाषित करिए कि चार्ल्स बुकर ने क्या बोला, आपने परिभाषा देकर बताया, उसको अपने शब्दों में बताया कि इन्होंने इस परिभाषा में किस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस किया है। सो इट इज़ वेरी गुड, बट स्पेस विल बी यूज्ड, थोड़ा ज़्यादा आप ले रही हैं, ठीक है, थोड़ा सा उसको कम कर दीजिए। अभी एक चीज़ और आप कम कर सकती हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, इन दोनों के बीच में भी स्पेस अगर हो सके तो थोड़ा कम करिए, थोड़ा चिपका के लिखने का कोशिश करिए, आपका बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी सारा चीज़ आप बहुत अच्छा लिखी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द 3 डोमेन्स, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब इसमें देखिए हम बता दे रहे हैं कॉग्निटिव में क्या देखना है, डोमेन रिलेट टू द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज। अंडरलाइन क्यों नहीं किया इसको, रिया जी? सर आगे से ध्यान हाँ ध्यान दीजिए, ये तीनों वर्ड्स को ही तो देखेगा वो, कि कॉग्निटिव में बस यही 3 वर्ड होता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी, बाकी सही है, नीचे उतना नहीं पढ़ने जाएगा, इतने से ही वो समझ जाएगा आपका, आपकी कॉपी को बहुत बढ़िया से उसने वो करेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन में इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये करना चाहिए था आपको, यहाँ आपकी एक छोटी सी कमी है। बाकी कॉपी आपने अच्छा लिखा है, एक और दूसरी लाइन के बीच में थोड़ा सा चिपका के लिखने का प्रयास करिए, बाकी आपकी कॉपी अच्छी है, ठीक है। और थोड़ा सा इंग्लिश में लिखिए, ये भी बहुत बढ़िया अच्छा है, इसको अच्छे से बनाइए, इतना अच्छा नहीं बना है ये आपका, ये नहीं बन पा रहा है मत बनाइए, इंप्रेशन खराब कर देगा, ये अच्छे से बनाया जाता है। आपने कोरिलेट किया, मुझे पता है कि तीनों को कैसे आपने एक धागे में पिरोने का कोशिश किया है कि कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन कैसे दूसरे से कोरिलेट है, यही चीज़ बताना चाह रही हैं आप, लेकिन आपने इसको बनाया नहीं अच्छे से, तो इतना बढ़िया आपने किया यहाँ, और यहाँ पे आपका अच्छा नहीं रहेगा। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट ऑन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट में हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी की। हेरिडिटी इज द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू
ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। हाइट, बॉडी बिल्ड एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर आर इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी, ठीक है। हाईलाइट कुछ चीज़ों को आपने नहीं किया है, ये गलती है आपकी, बाकी आपका सही है, ठीक है। इन्वायरमेंट रेफर्स टू एक्सप्लेन। अच्छा ये बताइए कि आपको जो मैंने दिया है आप उसको भी देख कर लिखा है कि सब अपने से लिखा है? सर उसको भी देख के लिखा है, मैंने 2 दिन पहले ही क्लास ज्वाइन किया था, इसलिए सर थोड़ा सा वक्त नहीं मिला मुझे। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बढ़िया लिखा आपने, अच्छा लिखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा है। तो वो हेल्प कर रहा है आपको जो मैंने नोट्स दिया है? जी सर, 90 to 95% है। ठीक। बैलेंस डाइट, एक आइडिया मिल रहा है, एक दिमाग में ना एक कॉन्सेप्ट बन जा रहा है कि उसके हिसाब से लिखेंगे तो फिर आपने कहा एक लिखने का मतलब इससे क्या होगा ना कि जो मैं नोट्स दे रहा हूँ उससे लिखने से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपका स्टक नहीं होगा पेन। आप अगर आप लिखने जा रहे हो, आप लिख रहे हो तो आपका जो पेन है वो स्टक नहीं होगा, रुकेगा नहीं, आप चलते जाओगे। क्योंकि अगर आप बिना किसी हेल्प का लेके चलोगे तो कुछ जैसे होता है ना, मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको मैं बोलूं कि आप उच्च चोटी पे चढ़िए, उच्च चोटी मतलब कि K2 पे आपको जाना है, आपको करना है, ठीक है। अब आप क्लाइंबिंग कर रहे हो K2 पर, बिना ऑक्सीजन का चढ़ना और ऑक्सीजन लेके चढ़ना। तो मैं आप लोगों को एक ऑक्सीजन दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऑक्सीजन दे रहा हूँ कि ऑक्सीजन के साथ हमको UPLT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और कुछ लोग बिना ऑक्सीजन के जाओगे तो दिक्कत में आओगे, ऊपर जाने के बाद आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे नए नए यूनिट आएगी तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पर प्रोवाइड बेसिक बेनिफिशियल ऑफ ये, ठीक है। कंक्लूजन भी आपने यहाँ पर दिया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक के बीच में ह्यूमन बॉडी इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, एक्टो, मीजो एंड इंडो। कोई बोर तो नहीं हो रहा है इसमें? देखिए हमको पता है कि जिन लोगों की कॉपी नहीं है वो लोग बोर हो रहे होंगे और अपनी कॉपी का इंतजार कर रहे होंगे, है ना। तो आएगा, सबका बारी बारी से आएगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, बिकॉज कि आप लोगों को बार बार बोला गया है कि आप लोग अपने फाइल पर फाइल में रीनेम लिख के दीजिए। तो आप लोग नेम लिखते ही नहीं हो, सब डॉक स्कैनर, एडोब स्कैनर, PDF स्कैनर सब पे आया है। तो मुझे अगर आप मुझे पहले ये दे दोगे तो मैं आपको एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दूंगा, आपको एक टाइम का स्लॉट बता दूंगा कि आपकी कॉपी, मैं सीक्वेंस भी डाल दूंगा पहले से ही कि 1 नंबर पे इनकी होगी, 2 नंबर पे इनकी होगी, 3 नंबर पे इनकी होगी, 4 नंबर पे इनकी होगी, 5 नंबर पे इनकी कॉपी। तो इससे क्या होगा कि आप अपने टाइम पर सिर्फ आइए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस समझ आ रही है। लेकिन अगर आप पूरा टाइम देंगे तो इसका भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता, मैं उनकी बातें कर रहा हूं। अगर आप पूरी टाइम दे रहे हैं मुझे तो ये और भी अच्छी बातें हैं। क्यों अच्छी बात है? कि आप दूसरों की कमी से भी सीखो, जरूरी नहीं है कि ये खुद गलती करके ही सीखना, खुद गलती करके सीखना में बहुत समय लगेगा। आप दूसरों की गलती से भी खुद को सीखिए और अपनी गलतियों को सुधारिए, तो इससे आपको बहुत जल्दी वो मिलेगा। तो यहाँ पर आप समय दे रहे हैं तो ये आपका बेनिफिट ही है एक तरीके से, ठीक है। चलिए, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाता है, इसमें लीन एंड थीन होता है, सही है। मस्कुलर यहाँ पर है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपने बताया स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, हाईली स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है, लो स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ मैंने दे दिया। यहाँ पर डिस्क्राइब द ओलंपिक सिंबल, फ्लैग एंड मोटो। ओलंपिक गेम्स आर द लार्जेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट इन द वर्ल्ड। द ओलंपिक मूवमेंट हैज इम्पोर्टेंट सच एज द ओलंपिक सिंबल, फ्लैग इज द, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे हम लोग, इट इज अ symbol of brotherhood among the nations या unity of the world। है ना, ये सिंबल इसीलिए दिया गया, जो फ्लैग बनाया गया है, मोटो बनाया गया है, ये जो सिंबल फ्लैग और मोटो का दिया गया है ये यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड को ही रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। द सिंबल इज रिप्रेजेंटेड यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड, ब्रदरहुड एमंग द नेशंस, कंट्रीज, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिंबल, ओलंपिक सिंबल,
द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलॉकिंग कलर्ड रिंग्स, ठीक है। द 5 रिंग्स रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। द कलर्स आर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। द सिंबल रिप्रेजेंट यूनिटी एंड ब्रदरहुड एमंग नेशंस। ये देखिए, वेरी गुड, यही चीज़ खोज रहा था मैं, यही देखिएगा भी एग्जाम में। द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट 5 कलर्ड रिंग्स, अ वाइट बैकग्राउंड। द वाइट बैकग्राउंड इज अ सिंबलाइजेज ऑफ पीस विच रिप्रेजेंट द पीस एमंग द या इंटीग्रेशन एमंग द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड नेशंस, ठीक है। द रिंग्स रिप्रेजेंट पार्टिसिपेशन ऑफ कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द फ्लैग वाज फर्स्ट यूज 1920 ओलंपिक गेम्स। नेम यहां पर लिख देती आप तो और अच्छा हो जाता। द ओलंपिक मोटो इज सीटीएस अल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो मेजर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है? साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NSNIS नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड साई, वेरी गुड, ठीक है। 1984 और ये आपने बताया यहाँ पर, बढ़िया है। इट वाज 1961 में यहाँ हुआ था। ये जो आप लोग लिख रहे हो ना, दोनों एक ही पेन से मत लिखो। जब आप किसी चीज़ को लिखने जा रहे हो, किसी के बारे में लिखने जा रहे हो, तो यहाँ आप अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज कर सकते हो। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करिए आप, ठीक है। चलिए कंक्लूजन भी, जो ये सब चीज़ें आप डाल रहे हो ना, इसको आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करो। जैसे आपने देखिए क्वेश्चन लिखा है ब्लैक से, तो आंसर में भी ब्लैक का इस्तेमाल करना है, बट हेडिंग और पॉइंट्स में। जहां आप हेडिंग न्यू बना रहे हो, जहां आप पॉइंट्स दे रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको करना है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बाकी आपके बहुत बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कॉपी भी अच्छी है आपकी, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स की हिस्ट्री आपने बताया कि 1930 में हुआ था, ये वाली पॉइंट अच्छी आपकी है। और क्या क्या देखेंगे अब? जैसे यहाँ पर आप एक चीज़ और देखते हैं कि जब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स था तो इसको किस सन में दिया गया था। अगर ये डेट आप डाल दोगे तो ये भी आपका अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें बढ़िया यहाँ पर, नेशनल प्राइड है यहाँ पर। चलिए ठीक है। कमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द नालंदा पीरियड इन एंशिएंट इंडिया। तो आपको बताना था कि नालंदा पीरियड में क्या स्टेटस था हमारे फिजिकल एजुकेशन का, है ना। स्टेटस ऑफ द फिजिकल एजुकेशन ड्यूरिंग द नालंदा पीरियड, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट वाज बिलीव दैट हेल्दी माइंड डेवलप्स इन द हेल्दी बॉडी एंड स्टूडेंट्स वर इनकरेज टू परफॉर्म रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड एक्सरसाइजेस, मार्शल आर्ट्स एंड सेल्फ डिफेंस, ठीक है। डिसिप्लिन एंड मोरल डेवलपमेंट। कंक्लूजन, explain the nature of physical education during the Spartan period. The Spartan period in ancient Greek known as its strong emphasis, ठीक है। Physical education the main aim of objective and during the period strong, ठीक है। Nature of physical education during Spartan period में emphasis on a military training, very good, and play the agog। कुछ अपने से भी लिखो आप लोग। एगोग एजुकेशनल सिस्टम विच बी फॉलोड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपकी राइटिंग तिरछी होने लगी, ठीक है, थोड़ा उसको सही करिए। हाँ सही है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एशियन गेम्स एंड इंडियाज रोल। एशियन गेम्स में इंडिया की क्या भूमिका थी। तो पहली बार उसने इस कॉन्सेप्ट को दिया, और एशियन गेम का पिता भी कहा जाता है किसको? हमारे GD सोनी सर को, जिन्होंने इसको कॉन्सेप्ट रखा था कि हम लोग एशियन के बीच, एशियन कंट्रीज़ के बीच में गेम कराया जाए। ओलंपिक में जाने से पहले एशियन करेंगे तो इससे भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो द एशियन गेम्स लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इंटरलॉकिंग रिंग्स, ठीक है, ये बहुत बढ़िया यहाँ पर है आपका, ठीक है। यहाँ पे द फर्स्ट एशियन गेम्स यहाँ पर आपने बताया इसको।
और फर्स्ट एशियन गेम्स यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन में रहा है तो अगली बार करेंगे। अब तो पहली बार कॉपी लिख रही हैं और पहली बार ही आपकी कॉपी बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं है। आपको बस थोड़ी चीज़ें करनी है, आप एकदम परफेक्ट काम कर रही हैं, ठीक है भाई। आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगली बार से फाइल का नाम जरूर दीजिए, नहीं तो आप सबको वेट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, ठीक है, मेरी गलती नहीं है। मैंने कल लिखा था कि रीनेम दीजिए, लास्ट में लिखा था फाइल पर, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। आप लोग दो आउटस्टैंडिंग। अगली बार से आप लोग ना इस वाले साइड में ना टाइमिंग में लिखेंगे कि किस क्वेश्चन को लिखने में आपने कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। टाइमर लगा कर लिखिए आप लोग, देखिए इन सब चीज़ों को। इंडियन एथलीट्स, इंडियन यहाँ पर आपने बताया, बहुत बढ़िया यहाँ पर। चलिए, तो वेरी गुड, कुल मिला के अच्छा था। फर्स्ट टाइम आपने कॉपी लिखा और आपने किया। थोड़ा सा 2 मिनट रिया जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा आज, या इस तरह से मतलब आपने नया चीज़ देखा? सर मैंने 2 दिन पहले ही क्लास ज्वाइन किया है और मुझे आपका कंटेंट और जो भी आपने मतलब इस तरीके से 1 to N आप प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर की का जो भी कंक्लूजन है वो बहुत अच्छा लगा सर। ऐसा किसी भी कहीं भी कोचिंग में नहीं है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बहुत बेस्ट है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीनू राजपूत जी। आप हैं मीनू जी? जी सर हूँ। जी, ये कॉपी किसकी है? ये कॉपी रमेश जी की है। रमेश यादव जी है? सर मैं हूँ मीनू। नहीं, वो मैं अभी चेक नहीं करूंगा, मैं उनको बता रहा हूं कि रमेश जी जो है अगर हैं तो इसके बाद उनकी कॉपी चेक होगी। रमेश जी अगर आप हैं तो अगली बार तैयार रहिएगा। और उसके बाद देखिए ये कॉपी आया है, मुझे पता नहीं किसी कॉपी है, इतना देखिए यहाँ पे काटा पीटा गया है। और ये जिसकी कॉपी है वो तैयार रहे। देखिए अब यही सब प्रॉब्लम होता है, अगर नाम रहेगा तो मुझे खोजने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट करूँगा। चलिए अभी हम लोग चलते हैं मीनू जी की कॉपी पे। सर मेरा कॉपी आया है क्या, देख लीजिए। अभी चेक करते हैं, होगा जरूर। आपने अगर भेजा होगा तो होगा, और नहीं होगा तो अभी कल का भी टाइम है। सुनिए भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं कि जिनकी कॉपी आज नहीं दे पाए हैं कोई बात नहीं, मैंने बोला था कि अगले 2 से 3 दिन तक कॉपी चेकिंग चलेगा और टाइमिंग यही रहेगा, तो कल वाले स्लॉट में आपको दे देंगे। कृपया करके आप लोग नाम जरूर लिखें, क्योंकि नेम अगर लिख दोगे तो मैं आपको एक टाइम स्लॉट दे दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर सर कॉपी कहाँ पर सेंड करनी है, कौन से ग्रुप में सेंड करनी है? देखिए आपने मैंने आपको send किया, आपको मिल गई? मैम को करिए ना, मैम का जो नंबर है आप उनको करिए, जिन्होंने आपको ऐड किया, जिनको बार बार वो मैसेज। सर मैंने सुपर 60 वाले में सेंड की थी। अच्छा ठीक है, तो मैंने वहाँ से नहीं निकाला होगा, मैं देख लेता हूँ मैं, ठीक है। सर मैंने देख लीजिए, आपके नंबर पे भेजे हैं। ठीक है ठीक है, जितने लोगों ने भेजा उनका है, अभी चेक करते हैं, अभी छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, मीनू जी की कॉपी आ गई है, उस पर नाम जरूर लिखिए आप लोग, ठीक है। मीनू जी क्वेश्चन नंबर नहीं डाली हैं क्या आप? जी नहीं सर, नहीं डाल रहे। नहीं डालना चाहिए आपको, मुझे पता तो चले। डिस्क्राइब द ओलंपिक, ठीक है, और डिस्क्राइब द ओलंपिक, मुझे पता है कि आप लोग अभी फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीज़ें समझ जाएंगी। ओलंपिक सिंबल आपका और मोटो है यहाँ पर, ओलंपिक लर्न्स द बिगेस्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। ओलंपिक सिंबल 1914 में इसको बनाया गया था पीडी कुबर्टिन के द्वारा। ये सिंपल लिखा है कि सिंबल होगा, बी होगा यहाँ। फिर यहाँ पे देखिए सिंबल की स्पेलिंग गलत है। कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलॉकिंग कलर्स रिंग्स रिप्रेजेंट, ये ठीक है। हालांकि स्पेलिंग उतना चेक आपका नहीं होगा, लेकिन मेरा काम है आपकी गलतियों को बताना, सही है।
रिप्रेजेंट द 5 सर मेरी कॉपी है। अभी बीच में बात मत करिए, होगी। हाँ नीतू जी कॉपी है। वर्ल्ड इंटरलॉकिंग रिंग्स शो यूनिटी एंड, ठीक है, अमेरिका रेड, थोड़ी सी ठीक है, राइटिंग आपकी सही है। ओलंपिक फ्लैग को रिप्रेजेंट किया गया था ओलंपिक में 1920 में, वाइट बैकग्राउंड 5। ओलंपिक मोटो को दिया गया था 1924 में, आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली थी। ये हेनरी डिडॉन ने दिया था 1924 में आधिकारिक तौर पे, मतलब ऑफिशियली वहाँ से इसको ऑफिशियली जो मिली थी 1924 में आधिकारिक रूप पर दिया गया था मोटो को। लेकिन मोटो बहुत पहले आ गया था, ठीक है, मोटो क्या था, बहुत पहले आ गया था, ठीक है। CTS, अल्टीएस, फोर्टीएस, कम्युनिटर आपने 21 में जोड़ा, ठीक है। थॉमस बाक उस समय प्रेसिडेंट थे, ये भी बहुत अच्छा लिखा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज। ये कहाँ से बनाया आपने, क्वेश्चन अपने से बनाया है क्या? नहीं सर, आपके पेपर में दे रखा था। अच्छा ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव, हाँ ठीक है, डेवलपमेंट। देखिए कभी भी मैंने आपको एक दिन बताया था, देखा होगा आपने ध्यान में, मान लीजिए कि मेरी उसमें ना मिले, कभी भी अगर आपको डिफ्रेंशिएट बिटवीन करने का ऑप्शन आए, कभी भी बोले किसी भी दो टर्म्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले, तो कोशिश करिए कि आप इस तरह का बनाइए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पॉइंट्स में उसको समझाने का प्रयास करिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और क्लियर कॉन्सेप्ट से दिखेगा आपकी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ पर फोकस करिए थोड़ा सा, ठीक है। आपने यहाँ लाइन वाइज लिखा है, लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा वो, ठीक है। और थोड़ी सी राइटिंग आपकी, हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोग राइटिंग अब अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार आदत जो पड़ जाती है तो कैसे होगा, ठीक है। आपने लिखा अच्छा है, इंग्लिश भी आपकी अच्छी, क्रोनोलॉजिकल एज को आपने बताया, मेंटल एज को भी आपने बताया कि ये इस तरह से देते हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए कम से कम आप लोग इतना मेहनत तो कर रहे हो, पहले तो बात कि आपकी मेहनत को सलाम है, ठीक है। आपकी लोगों को मेहनत की सलाम है। अभी तो उन लोगों से पूछो जो लोग तो उठे ही नहीं हैं, जो लोग घर से निकले ही नहीं हैं तैयारी के लिए। तो एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पर जानते हैं एक प्रॉब्लम क्या होगी आप लोगों को, एक साथ हमारे साथ एक बेनिफिट क्या होगा, एक बेनिफिट आपको ये होगी कि आपके पीछे मैं लगा रहूँगा, मैं बार बार आपको पुश करूँगा, नहीं कॉपी लिखो, कॉपी लिखो, कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं कॉपी मांगूंगा आपको ग्रुप में। तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको कॉपी लिखने पर मजबूर करेगी, करेगी कि नहीं करेगी? आपके अंदर एक एक्साइटमेंट लाएगी। और अगर आप बिना किसी गाइड के चल रहे हो, आपको पीछे से कोई धक्का देने वाला नहीं है, तो आप फिर अपने मर्जी के मालिक हो जाओगे। और जब इंसान मर्जी का मालिक हो जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी बड़ी सफलता बिना अनुशासन के नहीं मिलती है, अनुशासन होना जरूरी है। तो आप जब अपने मन के मालिक हो जाओगे तो आप अनुशासन में नहीं रहोगे, इतना मोटिवेटेड नहीं हो आप लोग, ठीक है। एक्सप्लेन इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो फिजिकल एजुकेशन इज इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, फैक्टर्स, हेरिडिटी इन एनवायरनमेंट बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिकल एजुकेशन, मेंटली या मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या लिखा है, इन्वायरमेंट, इन इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी रेफर्स टू द जेनेटिक, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में। आपने लिखा सही अपने हिसाब से, आपकी राइटिंग ही वैसी है, मुझे पता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कोशिश करिए इसको सुधारने का। बाकी आपने स्पेस ठीक लिया है, चीज़ों को ठीक लिया है। अब आप यहाँ पर कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन की बात कर रही हैं। तो देखिए मेन की पॉइंट्स आपको क्या ध्यान देना है कि मेंटल एबिलिटी, नॉलेज
और थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग या रिमेम्बरिंग, दो ये आपको हाईलाइट करना था या अंडरलाइन करना था। अब चाहे आप जैसे करो, तो ये सब आप लोग कोई भी चीज़ को जब एक्सप्लेन करते हो या कोई भी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसके की कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करो, डबल अंडरलाइन से करो। हाईलाइटर नहीं है तो डबल अंडरलाइन से करो, कोई बात नहीं है, डबल अंडरलाइन करना लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप ध्यान दीजिएगा इस पे। यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन में हमने क्या देखा, इमोशंस, फीलिंग और क्या है, वैल्यूज़, ठीक है। ये चीज़ आपको करना चाहिए था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्ट आ जाएगा, डिसिप्लिन है, ये सब सही है आपका। टीम वर्क है, ये भी अच्छा है आपका। साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर देख लीजिए, फिजिकल, ये भी आपका बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, ठीक है। डिफाइन थोड़ा सा करिए, प्रैक्टिस करते करते सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस द डिटेल मीनिंग डेफिनेशन, ये आपका बढ़िया है, यहाँ चल रहा अच्छे से। कोई आया तो नहीं है अभी, कोई बात नहीं है, ठीक है। J.F. विलियम्स यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, सम ऑफ मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपका बढ़िया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द यहाँ पर चल रहा है एक्सपीरियंस, यहाँ पर फिजिकल बेनिफिट्स, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल इम्प्रूव, ये यहाँ से ये, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी है आपकी। एक्सप्लेन यहाँ पर आपका ठीक है, एजुकेशन कंसर्न यहाँ पर ठीक है। ग्रीस, अब ग्रीस बारे में बता रही है कि होमरिक पीरियड स्पार्टन है और अर्ली एथेंस है, लेटर एथेंस है। वेरी गुड, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया। होमरिक पीरियड में आपने बताया कि होमर इज अ राइटर द रोट द इलियड और ओडेसी, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलती है आपकी, स्पेलिंग गलती कर रही हैं आप मीनू जी, स्पेलिंग में गलतियां हैं, थोड़ी सी उसको इम्प्रूव करिए, ठीक है। जल्दी जल्दी में लिख जाते हैं, फिर वो उसमें चांस नहीं रहता कि उसे सही कर पाए। कोई बात नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए, अगली बार से थोड़ा कोशिश करिए स्पेलिंग कम मिस्टेक हो। स्पार्टन पीरियड में आप स्पार्टन आल्सो कॉल्ड द टोटलिटेरियन, ठीक है, टोटलिटेरियन होता है। इट इज़ अ क्लासिकल एज भी कहा गया था इसको, बढ़िया है। एगोग, एगोग में ए से होता है, ई से नहीं, ठीक है। और इस यही है, छोटा ये है। अच्छा, सर राइटिंग थोड़ी ज़्यादा खराब है। कोई बात नहीं है, कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत है। मीठो भाई, मीठो 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 मीठो, ये ए है। अब ई से लग रहा है वो, सर वो मैं ऐसे ही बना देती हूँ जल्दी। चलिए कोई नहीं। प्ले ग्राउंड यहाँ पर आपका हो गया, अर्ली एथेंस यहाँ पर ठीक है। लेटर एथेंस पीरियड हमारा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये भी सही आपका है। रोम पीरियड में भी आपने बताया, स्वीडन का बता दिया, यहाँ पर 4 होता है। आप पॉइंट बहुत अच्छा लिख रही हैं, आपके पास मतलब मैं आपको बताऊं कि आप जो पॉइंट दे रही हैं बहुत एग्जैक्टली और सही चीज़ें दे रही हैं, नपा तुला भी दे रही हैं, ठीक है। बस एक छोटी सी कमी है, थोड़ी सी आपकी राइटिंग अगर अच्छी हो जाए और स्पेलिंग मिस्टेक आप अच्छा सही सुधार ले उसको, तो लगभग सारी चीज़ें सही हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो टाइमिंग आपकी सुधर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका है डिस्क्राइब द, जब मैंने आप लोगों को, मैं बताऊँ सभी साथियों को, यहाँ जितने लोग देख रहे हैं, कि जब मैंने बच्चों को अपना ये सिस्टम बताया कि मैं, आप लोग कॉपी लिखेंगे, आप लोग कॉपी मुझे देंगे, मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा पर्सनली, तो बहुत सारे लोगों को डाउट था इस बात पर, या लोग ना कह नहीं पा, समझ नहीं पा रहे थे कि सर इतना सिस्टम कहाँ समझ, मतलब ऐसे कैसे हो पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट मैंने इस चीज़ को प्रूव किया, आप देख रहे होंगे कि आपके सामने आज अब इसको देख रहे हैं, क्योंकि मैंने इसका सिस्टम बनाया कि मैं इस तरीके से अगर बच्चों को करूँगा, इस मेथड से बच्चों की कॉपी चेक करूँगा, ये तरीका बनाऊँगा, ये सिस्टम होगा पढ़ाने का, LT मेंस का, तो ये काफ़ी बच्चों को हेल्पफुल होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा बच्चों को इससे, और जो कि आज आप लोग खुद अपना फीडबैक हमें दे रहे हैं। और मैं आपको बहुत बड़ी बात नहीं बताना चाह रहा हूं, और आप लोग खुद इस बात को देख रहे होंगे कि बड़े बड़े बहुत सारे जो नाम बड़े दर्शन छोटे वाले लोग भी हैं, वो खुद इस मेथड को कॉपी कर रहे हैं। मेरा ही पढ़ाया हुआ इलाहाबाद के कई सारे कोचिंग वाले भी अब लगे मेंस में ऐसे कॉपी चेक कराने बच्चों की करने, इससे पहले नहीं था।
किसी ने ये कॉन्सेप्ट नहीं लाया था कि कॉपी भी चेक मेंस में हम लोग बच्चों का खुद करें। लेकिन मैंने जब से ये चीज़ें डाला, लोगों ने देखा कि नहीं यार, यूट्यूब पे ये भी एक चैनल है जो कि ऐसे कर रहे हैं, तो हम लोग भी करेंगे। तो कई लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को, और ऐसा मेरे पास कई बच्चों का फ़ोन भी आया कि सर आपका ही कॉपी कर रहे हैं मैथड ये लोग। तो हम बोले यार कोई बात नहीं है, कम से कम इसी बहाने तो वो होगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो अच्छी बात है। बस सबका देखिए कुल मिला जुलाकर जहाँ भी बच्चे जुड़े हो, जिससे भी जुड़े हो, बच्चों का भला होना चाहिए, आप साथियों का भला होना चाहिए, आपकी नौकरी निकलनी चाहिए, ये है। क्योंकि आप ये सारा जो हम पापड़ बेल रहे हो, आप इतना मेहनत कर रहे हो, ये सब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए हो रहा है। और हमारा तभी सफलता होगा जब हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। हम सभी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे, ठीक है। और मेरा वादा है कि आप सभी लोग इस तरह से अगर प्रैक्टिस कर ले गए 10 चैप्टर तक, तो निश्चित तौर पर जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी सफलता की कुंजी पर रहोगे, आप सभी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब होगा, और उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न, यहाँ पर ओलंपिक्स हो गया, ठीक है। आप पॉइंट्स तो दे रही हैं, अच्छा। ओलंपिक वैल्यूज़ में आपने एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट तीनों को बताया है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने दिया, यहाँ पर पीस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड यहाँ पर फेयर प्ले। और देखिए, मैं आप लोगों से बोलूँगा, कुछ लोग कुछ चैनल से बच के रहिए। मैंने कल कुछ 1-2 चैनल के लोगों ने मुझे भेजा था स्क्रीनशॉट। मैं बता दूं कि वो लोग चैट जीपीटी से भी आंसर लिख के दे देते हैं आप लोगों को ना, तो उनसे थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, क्योंकि मैंने उनको देखा क्या कर रहे हैं लोग। बहुत सारा वो लोग ये नहीं देख रहे कि बच्चों का समय व्यर्थ हो जाएगा, ये सब चीज़ें बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेहनत नहीं करना चाहते लोग, खाली कॉपी पेस्ट मटेरियल दे दो बच्चों को, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब आप लोगों को समझना है कि कौन क्या दे रहा है। वैदिक पीरियड 2500 से ठीक है, इपिक पीरियड आपका ये ठीक है, 300 यहाँ पर ये ठीक है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि बड़े बड़े चैनल, छोटे मोटे नहीं, जो जिनके ऊपर 50,000 से अधिक बच्चे हैं, 50K फिजिकल के बच्चे हैं, यहाँ पर ये 1200 AD है। ब्रिटिश पीरियड भी यहाँ पर आपने 1947 तक कहा। थोड़ी सी राइटिंग आपकी है, उस पर आप फोकस करिए तो आपकी कॉपी अच्छी आ जाएगी। बाकी आप फर्स्ट टाइम लिख रही हैं, तो फर्स्ट टाइम में आपका ये मैं आपको गुड देता हूँ कि आपने फर्स्ट टाइम में अच्छा लिखा है, ठीक लिखा है, कंटेंट आपके ठीक है। तो मैं 3 बेसिस पर रिमार्क दूंगा आप लोगों को। एक कंटेंट बेसिस, दूसरा टाइमिंग। टाइमिंग आप कितना लग रहा है आपको, टाइम कंज्यूमिंग कितना है एक क्वेश्चन लिखने में? सर टाइम लग रहा है 10 से 12 मिनट। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन कि 8 नंबर का क्वेश्चन? 8 नंबर के क्वेश्चन में कोशिश करिए कि उसको 10 मिनट करिए, 10 से धीरे धीरे 9 के पास ले जाइए, ठीक है। चलिए, तो गुड है और अच्छा है, आपने बढ़िया लिखा है। 200 नंबर का आपका पेपर है, तो आपको इसमें थोड़ा सा अभी मेरे हिसाब से 112-15 के बीच में नंबर मिलेगा टोटल ओवरऑल, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करिए कि इसको बढ़ाना है आप लोगों को, 150 तक लेके जाना है, 160 लेके जाना है, 180 तक भी लेके जाना है, 190 तक भी जाएगा, ठीक है। 190 तक जा सकता है नंबर, ठीक। तो हम लोग को यहाँ तक पहुँचना है, तो 10वां चैप्टर पूरा होते होते हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। नीतू जी हैं? यस सर, थैंक यू सर। ये आपकी कॉपी है? यस सर, ये मेरी ही है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन की परिभाषाएं। नहीं सर, ये नहीं है मेरी। अच्छा, तो पूछ तो रहा था मैं इसीलिए आपसे। ये है? नहीं सर, ये भी नहीं है। बताइएगा। नो सर।
चलिए तब फिर आपकी कॉपी तो नहीं दिख रही है, भेजी थी आप? कल वाले स्लॉट में आपका आएगा। जिसका कॉपी आज नहीं हो पा रहा है एक बार फिर से भेज दीजिएगा। आपकी भेजी थी। तो कॉपी तो आपका मैंने वो किया था, 1 मिनट, कोई बात नहीं है, दूसरे लोग आ जाइए। ये किसकी कॉपी है? रमेश जी हैं? नहीं है। ये किसकी कॉपी है? कोई है इसमें से जिसकी कॉपी है सामने? नाम नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगा भाई। अपनी कॉपी पहचानिए, क्योंकि नाम नहीं लिखेंगे तो हमको कैसे पता कौन किसकी कॉपी है। आप लोग नाम जरूर लिखा करिए।